पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पिशाचिनी आजाद हो जाती है और वहां के लोगों पर मौत बनकर टूट पड़ती है। रामलाल घबराकर पिशाच बॉयज को फोन करता है और पूरी सच्चाई बता देता है। अब सवाल यह है, क्या हमारे घोस्ट हंटर्स पिशाच बॉयज उस पिशाचिनी को काबू में कर पाएंगे या फिर उसका आतंक और बढ़ेगा? यह जानने के लिए देखते रहिए। विक्रम की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अब वह इसे सिर्फ एक खतरा नहीं बल्कि एक खुली चुनौती मान चुका था। अजय अपने हथियार को ध्यान से साफ कर रहा था, वही हथियार जिससे वह आत्मा या पिशाचिनी को काबू में करता है। उधर दूसरी तरफ रोहित अपनी घोस्ट कैप्चर डिवाइस के बटन एक एक करके जांच रहा था। सुना तुम लोगों ने? मामला पिशाचनी का है। ठाकुर की पुरानी हवेली। तैयारी करो, हमें अभी निकलना है। विक्रम की बात सुनते ही अजय के चेहरे पर जोश और उत्साह की चमक फैल जाती है, मानो उसे इसी पल का इंतजार था। लेकिन रोहित के माथे पर हल्की सी चिंता की लकीर उभर आती है, जैसे उसे आने वाले खतरे का पहले ही अंदाजा हो। तभी अजय मुस्कुराते हुए कहता है, बेहतरीन। बहुत दिनों से किसी भूत का जबड़ा नहीं तोड़ा। आज इतने अरसे बाद फिर से मेरे भूत नाशक को चलाने का मौका मिलेगा। विक्रम, पिशाचिनी वो तो बहुत खतरनाक होती है। क्या हम सिर्फ ऑनलाइन पूजा नहीं करवा सकते, जूम कॉल पर? चुप कर डरपोक, गाड़ी निकाल वरना तुझे छत से बांध कर ले जाऊंगा। चल अब। तीनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं। बाहर उनकी गाड़ी खड़ी होती है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, यमराज एक्सप्रेस। गाड़ी को देखते ही अजय के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। वह हंसते हुए कहता है, अरे आज तो ये यमराज एक्सप्रेस मैं ही चलाऊंगा। पिशाचिनी को यमराज के पास भी तो भेजना है। नहीं यार भाई, मुझे ही चलाने दे। तेरी एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है तू गाड़ी चलाएगा नहीं, उड़ाएगा। पिशाचिनी को यमराज के पास भेजना है हमें, खुद वहां पहुंचने का कोई इरादा नहीं है। इतना कहकर रोहित गाड़ी चलाने लगता है। विक्रम उसके साथ वाली सीट पर बैठ जाता है। विक्रम के हाथ में रोहित का भूतिया कैप्चर डिवाइस होता है, जिसे वह मजबूती से थामे रहता है। पीछे की सीट पर अजय अपने हथियार के साथ बैठा होता है, पूरी तरह तैयार, मानो किसी भी पल वार करने वाला हो। सुनो, मामला पेचीदा है। ठाकुर ने तंत्र विद्या का सहारा लिया था। लगता है उसने किसी गलत चीज को बुला लिया और फिर उसे कैद कर दिया। उन दो चोरों शेरा और छोटू ने अनजाने में उस पिंजरे को खोल दिया। बेवकूफ चोर, चोरी करनी थी तो सोना चुराते, मुसीबत क्यों चुराई? खैर, अब वो पिशाचनी कहां होगी? विक्रम ने गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी एक कांच की बोतल उठाई। यही पता लगाना है। पिशाचनी बिना शरीर के ज्यादा देर तक अपनी ताकत नहीं रख सकती। उसे एक होस्ट यानी शरीर चाहिए। हमें उसे ढूंढना है और उसे इसमें कैद करना है। यह ब्रह्मपाश बोतल है, एक बार अंदर गई तो बाहर नहीं आ पाएगी। अचानक गाड़ी के सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। रोहित चौंकते हुए जोर से ब्रेक मार देता है और गाड़ी झटके के साथ रुक जाती है। ओए रोहित के बच्चे, अचानक ऐसे ब्रेक क्यों मारी? बता, तू उस बिल्ली से डर गया था या फिर मेरी मार से डरता है? भाई, तुमने देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा है। ये अपशकुन होता है, कुछ गलत होने का इशारा। मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरा दिल कह रहा है हमें अभी वापस लौट जाना चाहिए। आगे जाना ठीक नहीं होगा। गाड़ी चला रोहित। पिशाचिनियां किसी अपशकुन का इंतजार नहीं करती। अगर हम रुके तो वो और मजबूत हो जाएगी। डर को यहीं छोड़, हमें अपना काम पूरा करना है। तीनों आगे बढ़ते हैं। सुनसान रास्तों के अंधेरे को चीरती हुई हमारी पिशाच बॉयज की टीम धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रही होती है। वे गांव की सरहद पार करते ही भीतर दाखिल हो जाते हैं। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई आवाज, न कोई हलचल। गांव के बाहर रामलाल उनका इंतजार कर रहा था, जैसे बेसब्री से किसी उम्मीद को थामे खड़ा हो। साहब, अच्छा हुआ आप आ गए।
पुलिस लाशें ले गई है, लेकिन हवेली को सील कर दिया है। मैं आपको पीछे के रास्ते से ले चलता हूं। हवेली दूर से ही मनहूस लग रही थी। टूटी खिड़कियां ऐसे लग रही थीं जैसे काली आंखें घूर रही हों। वे झाड़ियों के रास्ते उसी खिड़की से अंदर घुसे जहां से शेरा और छोटू आए थे। अंदर घुसते ही सड़ी हुई बदबू ने उनका स्वागत किया। उफ, ये कैसी बदबू है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मोजे पहनकर 3 साल से नहीं धोए हों। नाक में दम कर दिया है यार। लगता है डर से पहले यही गंध हमें बेहोश कर देगी। ये मोजों की बदबू नहीं है, ये मौत की बदबू है। कुछ बहुत गलत हो चुका है यहां। टॉर्च जला। वे लोग हॉल में पहुंचते हैं। रोहित अपना लैपटॉप निकालता है और उस पर कुछ जांचने लगता है। अचानक स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि रोहित एकदम चौंक जाता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है, जैसे उसने कुछ बेहद खौफनाक देख लिया हो। यहां तो मीटर फट जाएगा। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, नॉर्मल से कई गुना ज्यादा। यहां कोई बहुत गुस्से में था। नहीं, अभी भी है। ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह ने उस गुस्से को अपने अंदर कैद कर लिया हो। वे धीरे धीरे नीचे तहखाने में पहुंचते हैं। सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर पहुंचते ही ठंडक और सड़ांध भरी हवा उनका स्वागत करती है। सामने लोहे का एक विशाल दरवाजा खुला पड़ा था, मानो किसी ने उसे जबरदस्ती उखाड़ दिया हो। जमीन पर 7 ताले टूटे हुए बिखरे थे। हर ताले पर जोरदार हिंसा के निशान साफ दिख रहे थे और वहीं तहखाने के एक अंधेरे कोने में दीवार पर खून से एक ही शब्द लिखा हुआ था, आजादी। वह शब्द अब भी ताजा लग रहा था, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो थी वहां पड़ी हुई जंजीरें। वे पूरी तरह मुड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी अमानवीय ताकत ने उन्हें मक्खन की तरह पिघला दिया हो। वो मंजर साफ बता रहा था, जो यहां कैद था अब आजाद हो चुका है। ताकत तो इसमें जबरदस्त है। लोहे को ऐसे मोड़ा है जैसे नूडल्स हो। कोई आम चीज ये नहीं कर सकती। जो भी था वो पूरी तैयारी और गुस्से में था। वहां से वे रसोई की ओर जाते हैं। सामने फ्रिज वैसे ही खुला पड़ा होता है। बाहर सामान बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने बहुत सालों की भूख एक साथ मिटा दी हो। ये सब देखकर विक्रम की नजर बदल जाती है। अब वो इसे सिर्फ एक चुनौती नहीं मान रहा था। उसने मन ही मन उसे कैद करने का फैसला कर लिया था। अजय अब भी बेखौफ नजरों से इधर उधर देख रहा था, जैसे बस उसी पल का इंतजार कर रहा हो कि वो उसके सामने आए। लेकिन रोहित और रामलाल अभी भी घबराए हुए थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। इसने अपनी भूख मिटाई है। पिशाचनी जब कैद से छूटती है तो उसे भयानक भूख लगती है। ये जो कुछ भी यहां फैला हुआ दिख रहा है वो सब उसी का काम है। वे रसोई से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि अचानक अंदर से पायल की आवाज आती है। तीनों रुक जाते हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। वे फिर से रसोई के अंदर आते हैं। फ्रिज के पास एक औरत की परछाई दिखती है। वह उनकी तरफ पीठ की खड़ी होती है और कुछ खा रही होती है। कमरे में अजीब सी खामोशी होती है। यार भाई, ये क्या है? अभी तो हम यहां आए थे, तब तो कोई नहीं था। अब ये अचानक कहां से आ गई? या फिर ये सिर्फ मुझे ही दिख रही है, या तुम लोगों को भी दिख रहा है? मजा आ गया। आखिरकार आ ही गई मेरे सामने। अब ये मेरे हाथों से नहीं बच सकती। मैं तो इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। विक्रम टॉर्च उसकी तरफ करता है। वह मुड़ती है तो सामने एक बूढ़ी औरत होती है, जिसके शरीर पर अब पिशाचिनी का कब्जा हो चुका था। विक्रम तुरंत जेब में हाथ डालकर नमक निकालता है और उसके ऊपर फेंक देता है। नमक पड़ते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। विक्रम ब्रह्मपाश वाली बोतल निकालता ही है कि तभी वह बूढ़ी औरत अचानक तेजी से भागती है और खिड़की से नीचे कूद जाती है। वह बूढ़ी औरत हवेली के नीचे जमीन पर गिर जाती है। उसके शरीर से एक काला सा धुआं निकलने लगता है।
जैसे पिशाचिनी को अब उस शरीर की कोई जरूरत न रही हो। धुआं कुछ पल तक वहीं मंडराता रहता है, फिर धीरे धीरे हवा में फैलकर गायब हो जाता है, किसी नए शरीर की तलाश में। ऊपर हवेली में खड़े वे तीनों यह सब देखते रहते हैं। समझ जाते हैं कि मामला अब भी खत्म नहीं हुआ है। उसने शरीर छोड़ दिया है, मगर यह मत समझना कि वो भाग गई। अब वो आजाद है और भी खतरनाक हो चुकी है। नया शरीर ढूंढेगी, नई चाल चलेगी। हमें एक कदम भी पीछे नहीं हटना है। मुझे पता था ये ऐसे ही नहीं रुकेगी। अब तो मजा आएगा। असली चुनौती अब शुरू हुई है। जहां भी जाएगी निशान छोड़ेगी, और निशान मिले तो पकड़ पक्की। लेकिन अब मामला मुश्किल हो गया है। वो किसी के भी अंदर जा सकती है। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें हर मूव सोच समझकर चलना होगा। एक छोटी सी गलती सब पर भारी पड़ सकती है। कहीं भी चली जाए वो, अब वो मेरे हाथों से नहीं बच सकती। बहुत खेल हो चुका है, अब इसे खत्म करने का वक्त है। चलो सब यमराज एक्सप्रेस में बैठो। आज उसका पीछा करेंगे, उसे पकड़ेंगे, और इसी रात ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म करेंगे। वे तीनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और पिशाचिनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव से थोड़ा आगे बढ़ते ही सड़क पर पुलिस का एक नाका लगा होता है। वहां एक पुलिस वाला कुर्सी पर बैठा हुआ दिखता है। जैसे ही उनकी गाड़ी पास आती है, वह हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा करता है। रोड के बीचों बीच गाड़ी रोकनी पड़ती है। गाड़ी साइड में लगाओ। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? गांव में हालात ठीक नहीं है, ऊपर से ये अजीब सी गाड़ी। अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, लाइसेंस, आरसी, सब कुछ। जी, वो दरअसल हम लोग काम से निकले हैं। डॉक्यूमेंट तो हैं, लेकिन बात थोड़ी अलग है। हम कोई आम लोग नहीं है सर। अलग कैसे? रात, सुनसान सड़क और ये यमराज एक्सप्रेस। सीधा सीधा बताओ, क्या धंधा है तुम्हारा? सर, सच बताए तो हम लोग भूत पकड़ने वाले हैं। गांव में जो हो रहा है उसी की वजह से यहां आए हैं। ये मजाक नहीं है। वे तीनों पुलिस वाले से बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक हवा में वही काला धुआं उड़ता हुआ सामने आ जाता है। तीनों की नजर एक साथ उस धुएं पर पड़ती है। विक्रम तुरंत चौकन्ना हो जाता है। अजय के चेहरे पर फिर से हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे समझ आ गया हो कि अब उसका सामना दोबारा पिशाचिनी से होने वाला है। वहीं रोहित थोड़ा घबरा जाता है और उसकी नजरें धुएं का पीछा करने लगती हैं। वह काला धुआं धीरे धीरे पुलिस वाले की ओर बढ़ता है। देखते ही देखते वह अचानक उसके शरीर के अंदर समा जाता है। पुलिस वाला कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। बिना कुछ कहे वह पीठ घुमाकर खड़ा हो जाता है। तीनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उसे आवाज देते हैं। अचानक पुलिस वाला एकदम से पीछे मुड़ता है, लेकिन अब उसका चेहरा बदला हुआ होता है। उसकी आंखें गायब थीं, उनकी जगह काले गड्ढे नजर आ रहे थे। दांत काले पड़ चुके थे और उसके मुंह से अजीब सी लार टपक रही थी। उन्हें समझ आ जाता है कि पिशाचिनी को नया शरीर मिल चुका है। गौर से देख रहे हो इस तड़पते हुए शरीर को? यही अब मेरा एकमात्र दरवाजा है। याद रखना, अगर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो ये पूरा शरीर भी मलबे में बदल जाएगा। इसकी हर एक नस मेरी मुट्ठी में है। मैं मरूंगी तो इसे भी साथ लेकर मरूंगी। रोहित की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वह अपनी डिवाइस को नीचे कर लेता है क्योंकि अब तकनीक का कोई काम नहीं बचा था। वह सड़क पर तड़पते उस वर्दी वाले इंसान को देखता है जिसका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। ये तो बस अपनी नाइट ड्यूटी पर था। इसे तो पता भी नहीं था कि दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं। हम शिकार करने आए थे, लेकिन हमारी वजह से एक बेगुनाह बलि का बकरा बन गया। आखिर ये सब इसी के साथ क्यों हो रहा है? क्या इसकी कोई गलती थी? विक्रम अब तक बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे समुद्र की सतह शांत हो लेकिन गहराई में हलचल हो। उसकी नजर पुलिस वाले के शरीर पर नहीं बल्कि उसकी रूह पर टिकी थी। वह धीरे से अपनी जेब में हाथ डालता है और ब्रह्मपाश की बोतल बाहर निकालता है। इस एक शरीर के अंदर इस वक्त दो अलग अलग जिंदगियां एक दूसरे से जूझ रही हैं।
एक वो है जो जीने के लिए लड़ रही है और दूसरी वो जो उसे नोच कर खा जाना चाहती है। अब सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि हम किसे बचाने की कीमत चुकाएंगे। अचानक पुलिस वाले का शरीर गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ते हुए ऊपर उठने लगता है। उसके पैर जमीन से 1 फुट ऊपर हवा में लटक जाते हैं। माहौल का दबाव इतना बढ़ जाता है कि कान में सीटी बजने लगती है। खबरदार, अगर तुमने कोई मंत्र पढ़ा, अगर मैं इस शरीर से बाहर निकलूंगी तो जाते जाते इसकी आत्मा के इतने टुकड़े करूंगी कि ये कभी शांति नहीं पा सकेगा। मैं अकेली नर्क में नहीं जाऊंगी, इसे अपने साथ घसीट कर ले जाऊंगी। अजय अपनी पिस्तौल निकालने के लिए आगे बढ़ता है, शायद हताशा में, लेकिन विक्रम बिना देखे अपना हाथ उठाकर उसे रोक देता है। विक्रम की आंखों के कोने भी अब नम हो चुके हैं, जो उसके लिए दुर्लभ था। अजय, अगर मैंने अभी मंत्र शुरू किया तो इसका दिल सदमे से रुक सकता है, लेकिन अगर मैं रुक गया और कुछ नहीं किया तो ये इंसान हमेशा के लिए खो जाएगा। मेरे पास चुनने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं और दोनों ही मौत की तरफ जाते हैं। हवा में लटके पुलिस वाले के शरीर में एक बार फिर कंपन होता है। उसकी असली आवाज, जो अब बहुत धीमी हो चुकी थी, फिर से उभरती है। यह आवाज हार मानने की नहीं, बल्कि एक आखिरी उम्मीद की थी। सर, घर पर मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही है। उसे पता है मैं लौटूंगा, लेकिन आप रुकना मत। इस शैतान को छोड़ना मत, चाहे मेरी जान चली जाए। बस मेरी माँ को बता देना कि उसका बेटा डरपोक नहीं था। यह सुनते ही रोहित अपना मुंह फेर लेता है ताकि उसकी सुबकियां न सुनाई दे। अजय की मुट्ठियां इतनी जोर से कस जाती हैं कि खून रिसने लगता है। विक्रम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेता है। सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि सिर्फ उन तीनों की धड़कनें सुनाई देती हैं। फिर विक्रम अपनी आंखें खोलता है। उनमें अब कोई दुविधा नहीं थी। वह आगे बढ़ता है और बोतल का ढक्कन खोलता है। इस ब्रह्मांड का नियम है, जो पराया है उसे हर हाल में अलग किया जाएगा। जो रूह इस मिट्टी की है, उसे यहीं रहने का हक है, और जो अंधकार है उसे लौटना होगा। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, इस निर्दोष शरीर को अभी और इसी वक्त मुक्त करो। पुलिस वाले के शरीर से काला और गाढ़ा धुआं निकलने लगता है। वह धुआं चीखता है, मरोड़ खाता है और हवा में आकृतियां बनाता है। नहीं, नहीं, तुम मुझे वापस उस अंधेरे में नहीं खींच सकते। मैं नहीं जाऊंगी। मैं आजाद हूँ। मैंने सदियों इंतजार किया है इस आजादी के लिए। मुझे मत खींचो। ये जलन, ये आग, मुझे छोड़ दो। धुआं एक बवंडर की तरह घूमता है और फिर तेजी से विक्रम के हाथ में थमी बोतल की तरफ खींचा चला आता है। पुलिस वाले का शरीर हवा में जोर से झटकता है, जैसे बिजली का करंट लगा हो, और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। धुआं बोतल में समा जाता है। विक्रम तुरंत ढक्कन लगा देता है और उस पर लाल धागा कस देता है। एक आखिरी झटका लगता है बोतल में और फिर सब शांत। अचानक पुलिस वाले की छाती में एक जोरदार झटका लगता है। वह एक लंबी गहरी सांस खींचता है, जैसे पानी से बाहर निकला हो। वह खांसता है और फिर सामान्य रूप से सांस लेने लगता है। विक्रम बोतल को अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में रखता है। उसके हाथ अब भी कांप रहे हैं। यह जीत थी, लेकिन किसी उत्सव जैसी नहीं लग रही थी। आज मुझे एक बात समझ आ गई विक्रम। हर बार भूत डरावना नहीं होता। कभी कभी किसी को बचाने की जिम्मेदारी और उसकी जान जाने का डर, ये वो चीजें हैं जो एक भूत से कहीं ज्यादा डराती हैं। पुलिस वाला बेहोश पड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर अब शांति है। सड़क की लाइट्स फिर से सामान्य हो जाती हैं। हवा का भारीपन गायब हो चुका है। तीनों चुपचाप अपनी गाड़ी यमराज एक्सप्रेस की तरफ बढ़ते हैं। आज की रात ने उन तीनों के अंदर कुछ बदल दिया था। गाड़ी स्टार्ट होती है और अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती है। पीछे बस सन्नाटा रह जाता है और गाड़ी के अंदर
विक्रम की जेब में एक बोतल जिसमें अब भी अंधेरा चीख रहा है।